वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज जो हमने टॉपिक कवर करके चलना है दैट इज गोइंग टू बी ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट मेक्स दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट इज, सर आपको पेपर के अंदर जो पेपर पैटर्न है आप देखेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में से क्वेश्चन आता ही आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 14 नंबर यहाँ, 14 नंबर यहाँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है या शेड्यूल 3 में से एक आपको देखने को मिल जाता है 14 नंबर का। सर अगर आपको इन तीन में से कोई एक क्वेश्चन भी है नहीं आता, अगर यहाँ आप गड़बड़ कर जाते हैं या लेंथी पेपर आ जाता है और आपको लगता है पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, आपने अगर ब्रांच अकाउंटिंग तैयार करा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत स्कोरिंग बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा होगा जिसमें आप 14 में से 14 लेकर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आपने बाकी टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। अब आप टॉपिक्स नहीं कवर करके जा रहे, फिर गलत बात है। अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग कवर करा हुआ है, आई कैन एश्योर आपका ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन जो है वो पेपर में सही होगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि ब्रांच छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। सर अगर ब्रांच आपसे पूरा नहीं हो रहा तो सर तब क्या करें कि हमें ब्रांच सर कभी ढंग से समझ में आया ही नहीं, हम जहां से पढ़े हमें क्लैरिटी कभी वहां मिली नहीं ब्रांच के अंदर। सर आईसे के स्टडी मेट के क्वेश्चन ना छोड़ के जाओ, रीसेंट 5-6 आरटीपी और सजेस्टेड आंसर्स, 5-6 आरटीपी और सजेस्टेड आंसर रीसेंट वाली मत छोड़ के जाओ, इतना कर लो बस। ठीक है, बात बन जाएगी। कंसेप्ट आपको कहीं बाहर का नहीं मिलेगा। ठीक है, सर ब्रांच की बात करके चलें तो सर ब्रांच अकाउंटिंग में देखो, चलो शुरुआत करते हैं बेटा। सर सबसे पहले तो ब्रांच का मतलब होता है क्या है सर? सर ब्रांच का मतलब होता है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो या तो सेम बिजनेस करके चल रही है या सब्सटेंशियली सेम एक्टिविटी कैरी आउट करके चल रही है जो हेड ऑफिस कर रहा है। अगर एक हेड ऑफिस होगा तो उसकी ब्रांचेस भी होंगी। सर ब्रांच या तो इनलैंड ब्रांच हो सकती है, इनलैंड का मतलब होता है लोकल ब्रांच, या फिर ब्रांच आपकी फॉरेन ब्रांच हो सकती है। ठीक है, इनलैंड ब्रांच का मतलब में दो होती है बेटा, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। सर ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो क्वेश्चन में माइंडसेट वो रहता है। सर आपको हर एक ब्रांच का ना प्रॉफिट अलग से पता करना है अकाउंटिंग पीरियड का। आपको हर एक ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है अकाउंटिंग पीरियड की। आपको देखना है कि भाई जो ब्रांच आपने ओपन करी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, प्रोग्रेस कैसी जा रही है। आपको देखना है कि हर एक ब्रांच में कैश और स्टॉक की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको ये देखना है कि भाई जो तुमने ब्रांच ओपन करी है क्या उसके ऊपर जो भी पैसा तुमने लगाया है क्या उसके ऊपर सेटिस्फैक्टरी रिटर्न आ रही है नहीं आ रही। आपको ये देखना है कि ब्रांच को हम एक्सपेंड करके चले या क्लोज करके चले। आपको ये देखना है कि क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्टॉक कितना है हर ब्रांच के पास एट द एंड। और आपको देखना है कि क्या अगर कोई कमीशन पेबल है किसी मैनेजर को प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है तो कितनी कमीशन पेबल है, उसके लिए भी आपको ब्रांच का प्रॉफिट चाहिए। सर सिंपल सी बात है, एक हेड ऑफिस है, इस हेड ऑफिस की मल्टीपल ब्रांचेज हैं। ब्रांच में अगर एक मैनेजर होगा, हर ब्रांच में एक एक मैनेजर है। सर इन ब्रांच वाले मैनेजर्स को फिक्स सैलरी मिल रही होगी। तो सर अगर आपको फिक्स सैलरी मिल रही है ना, आप एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको फिक्स सैलरी मिल रही है तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे, आप कोई एफर्ट नहीं करोगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं, आपको अपने सैलरी से मतलब है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैं तुमको फिक्स सैलरी तो दूंगा दूंगा, साथ में जितना प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज मैं आपको कमीशन दूंगा, तब आप क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। सर सबसे पहले इसके अंदर आता है डिपेंडेंट ब्रांच। सर डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है बेटा, जहां पर पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना ब्रांच की, वो टोटली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस है। जो भी हेड ऑफिस जो भी ब्रांच के अकाउंट्स है वो कौन बना के चलेगा, हेड ऑफिस बना के चलेगा। ठीक है, ऐसी ब्रांच को हम डिपेंडेंट ब्रांच बोल देते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोबारा से, मैंने क्या बोला कि जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सब कौन कंट्रोल करके चलता है ब्रांच का, हेड ऑफिस कंट्रोल करके चल रहा है। जो भी ब्रांच के अकाउंट्स हैं वो कौन मेंटेन करके चलेगा, हेड ऑफिस मेंटेन करके चलेगा। ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच क्या करती है बेटा, पीरियोडिक बेस के ऊपर एक रिपोर्ट भेजती है हेड ऑफिस को। ठीक है, और जिसके बेस के ऊपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन बना देगा, हेड ऑफिस बना देगा। सर ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए, डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करने के चार तरीके। सर पहला मेथड होता है डेटर मेथड, दूसरा मेथड होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, तीसरा मेथड होता है फाइनल अकाउंट्स मेथड और चौथा मेथड होता है होलसेल प्राइस मेथड। ठीक है, सर मैं डेटर मेथड की अगर बात करके चलूं तो डेटर मेथड के अंदर क्या है, डेटर मेथड बेटा यूजुअली वहां पर सूट करता है, सूटेबल होता है या अडॉप्ट करा जाता है जहां पर ब्रांच का साइज कैसा होगा, स्मॉल। इस मेथड के अंदर हेड ऑफिस जो है वो हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके चलेगी। ये मेथड के अंदर होता क्या है वहां फॉलो करके चल सकते हो, जहां पर हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को क्या भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है। सर अब ये जो गुड्स भेजे जा रहे हैं, सर ये कॉस्ट के ऊपर भी हो सकते हैं, ये गुड्स जो हैं ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी हो सकते हैं।
कह रहे हैं जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, या जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के बीच में, वो हेड ऑफिस जो है रिकॉर्ड करके चलेगा। ठीक है, वो हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करके चलेगा, और हम ब्रांच अकाउंट से क्या करके चलेंगे, प्रॉफिट निकाल के चलेंगे। हम ब्रांच अकाउंट से क्या निकाल के चलेंगे, ब्रांच का प्रॉफिट निकाल के चलेंगे। सर इस वाले मेथड के अंदर जो एंट्रीज पास होती हैं वो ब्रांच के अकाउंट में पास होती है, हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, और वो ब्रांच को ना एक डेटर की तरह ट्रीट करके चलता है। इसी वजह से इस मेथड को क्या बोला जाता है बेटा, डेटर मेथड बोला जाता है। क्या बोला मैंने, कि इस मेथड के अंदर हेड ऑफिस ब्रांच को एक डेटर की तरह ट्रीट करके चलता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डेटर मेथड बोलते हैं। शुरुआत के लिए सर जैसे आपके ब्रांच के एसेट्स हैं, सर ब्रांच के एसेट्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा सर उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, हेड ऑफिस अपनी किताबों में एक एंट्री पास करेगा, वो ब्रांच को डेबिट करेगा और ब्रांच एसेट्स को क्रेडिट करेगा। आप हर एक एसेट को इंडिविजुअली क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है ब्रांच की लाइबिलिटीज का, उसके लिए ब्रांच लाइबिलिटीज को डेबिट करा जाएगा और ब्रांच को क्या करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। ये भी कैसे, इंडिविजुअली। मुझे पता है अभी आपको जो है ये चीज जो है इतनी कनेक्ट नहीं हुई होगी, ठीक है, कि सर ओपनिंग बैलेंस क्यों लिख रहे हैं, लेकिन इसका लॉजिक अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र। ठीक है सर, जब हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को अगर गुड्स भेजता है तब क्या एंट्री होगी। सर ब्रांच को मैंने बोला आप डेटर की तरह ट्रीट करके चलो। सर आप जानते हैं पर्सनल अकाउंट हो गया, डेटर है, पर्सनल अकाउंट हो गया, एक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ब्रांच को अगर गुड्स मिले हैं तो ब्रांच क्या होनी चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और जो गुड्स हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को, उसके लिए बेटा क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, ब्रांच ने क्या करा, कुछ गुड्स वापिस कर दिए हेड ऑफिस को, तब क्या होगा सर, जब गुड्स भेजे थे तब ब्रांच को डेबिट करा था क्योंकि ब्रांच वॉज द रिसीवर। जब गुड्स भेजे थे तो ब्रांच को डेबिट करा था बिकॉज ब्रांच वॉज द रिसीवर। लेकिन सर अब गुड्स वापिस हुए हैं तो ब्रांच जो है वो क्या है, गिवर है। तो ब्रांच क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच। ठीक है बेटा। अब बेटा कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डेटर्स हैं है तो ब्रांच वाली डेटर्स ही, लेकिन उन्होंने ना हेड ऑफिस को डायरेक्टली गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ क्या मान के चलते हैं कि जो गुड्स वापस आए हैं वो डेटर से नहीं आए, वो ब्रांच से आए हैं। क्योंकि आप एक चीज समझो, हेड ऑफिस जो है बेटा वो तो ब्रांच का अकाउंट बना के चल रहा है, ना कि ब्रांच के डेटर का। अब ब्रांच के किसी डेटर ने क्या करा, हेड ऑफिस को डायरेक्टली गुड्स वापस कर दिए। तो अगर डायरेक्टली गुड्स वापस कर दिए तो इट इज एज गुड एज रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ब्रांच। ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, ब्रांच हो जाएगा कि ब्रांच गिवर है। अच्छा सर, अब ऐसा हो सकता है कि एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को गुड्स भेजे हैं हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन में। सर हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, अब हेड ऑफिस ने चंडीगढ़ ब्रांच को बोला कि भाई हरियाणा ब्रांच को या पंचकूला ब्रांच को जो है वो गुड्स भेज दो। तो इट इज कंसीडर्ड कि इट इज एज गुड एज रिटर्न ऑफ गुड्स। मतलब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे गिवर कौन हो गया, गिवर हो गई चंडीगढ़ ब्रांच, है ना, गिवर कौन होगी, चंडीगढ़ ब्रांच। अब यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि पंचकूला ने गुड्स रिसीव करे, हम ये मान के चलेंगे गुड्स किसने रिसीव करे, हेड ऑफिस ने। गुड्स किसने रिसीव करे, हेड ऑफिस ने। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हो जाएगा और ब्रांच क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप बस ब्रांच के एंगल से सोच रहे हो कि ब्रांच गिवर है या रिसीवर है, दैट्स इट। ठीक है, तो जो गुड्स ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को सप्लाई करे हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन में, तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट, बेटा आप एंट्री जो है वो पास कर दोगे। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि कोई कैश कस्टमर था, उसने डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स दे दिए और पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दी। सर सिंपल सी बात है, अगर हेड ऑफिस को डायरेक्टली गुड्स मिल गए तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि डेटर ने अगर गुड्स वापस करे हैं तो इट इज एज गुड एज ब्रांच ने गुड्स वापस करे हैं। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। लेकिन सर हुआ क्या, इस बार हेड ऑफिस ने पैसा भी तो दे दिया, तो हम ये मानेंगे कि ब्रांच को पैसा दिया गया। तो ब्रांच इज द रिसीवर और उसको क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा टू कैश या बैंक। समझ रहे हो ना, हुआ क्या सर, ये डेटर था ब्रांच का। सर इसने क्या करा, हेड ऑफिस को सीधा गुड्स वापस करे, हेड ऑफिस ने इसको कैश दे दिया। सर सीधी सी बात है, अब हेड ऑफिस अपने बुक्स के अंदर डेटर का अकाउंट तो बना नहीं रहा, वो तो ब्रांच का अकाउंट बना रहा है। तो हेड ऑफिस क्या कहेगा कि भाई हमें जो गुड्स वापस आए हैं वो ब्रांच से आए हैं। तो उसने क्या करा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच।
कह रहे हैं लेकिन हेड ऑफिस ने पैसा भी तो दे दिया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। सर ऑल्टरनेटिवली आप क्या करो, अगर ध्यान दो ब्रांच से ब्रांच कट गया, तो एंट्री क्या हो गई सर, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो गई। एंट्री क्या होगी, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो गई। बोलो क्या ये चीज जो है बेटा क्लियर हो गई, क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, बेटा प्लीज पार्टिसिपेशन रखेंगे जब, स्पेशली इस टॉपिक के अंदर। वाई? क्योंकि सर ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चों के लिए क्या रहता है, कहीं ना कहीं दिक्कत रहता है। ठीक है, तो इस वजह से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप ये वाला टॉपिक लगा के चल रहे हैं, तो आप पूरी पार्टिसिपेशन रखेंगे। जब मैं पूछ रहा हूँ समझ आया नहीं आया क्या दिक्कत रही, आप प्रॉपरली उसको जो है मेरे को बताते रहेंगे। कई पॉइंट नहीं समझ में आएगा, जस्ट आस्क मी वंस, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ठीक है, चलिए सर, अगला क्या आता है, अब कैश रेमिटेंस अगर हेड ऑफिस को मिली है ब्रांच से फॉर कैश सेल्स। सर बेसिकली होता है कि आप समझो डिपेंडेंट ब्रांच काम कैसे करती है। अगर आपको डिपेंडेंट ब्रांच के काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा तो एंट्रीज मुश्किल नहीं है सर। सर हेड ऑफिस जो है ना वो ब्रांच को गुड्स भेजता है, और ब्रांच जो है फिर आगे सेल करती है। अब ब्रांच आगे सेल कैश में भी कर सकती है, क्रेडिट में भी कर सकती है। अब ब्रांच ने जैसे भी सेल करी है, व्हाट विल हैपन कि ब्रांच जो है उसको क्या करके चलेगी, जो भी कलेक्शन हुई होती है सर वो कलेक्शन हेड ऑफिस को भेज देती है। सर बस वही अगली एंट्री आ गई कैश रेमिटेंस की। सर अगर कोई कैश रेमिटेंस हेड ऑफिस को मिली है ब्रांच से, किस चीज के लिए, कैश सेल्स के लिए, डेटर से कलेक्शन के लिए, तो हेड ऑफिस को पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सर ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच से पैसा मिला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ब्रांच इज द गिवर, तो ब्रांच को तुमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, किस अमाउंट से ये होती है एंट्री, सर जितना कैश सेल्स हुआ और जो डेटर से कलेक्शन हुआ। सर अच्छा, अगर रेमिटेंस जो है वो हेड ऑफिस को मिली है लेकिन डायरेक्टली ब्रांच के कस्टमर से मिली, सिंपल सी बात है सर, कस्टमर था ब्रांच का, अब ब्रांच के कस्टमर ने क्या करा, डायरेक्टली हेड ऑफिस को पैसा दे दिया। सर पैसा तो मिल गया ना हेड ऑफिस को, लेकिन आप सोच के देखना हेड ऑफिस की किताबों में कहीं पर भी ब्रांच का डेटर नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस तो ब्रांच का अकाउंट बना रही है। तो अब यहां पर क्या होगा, कैश तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट क्या हो जाएगा, ब्रांच की भाई ये जो पैसा आया है वो किससे आया, वो ब्रांच से आया, कि ये जो पैसा आया है वो किससे आया है, ब्रांच से आया। बोलो क्या ये चीज जो है वो क्लियर होती है बेटा? ठीक है, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या आता है, फॉर हेड ऑफिस पेइंग ब्रांच एक्सपेंसेस और सेंडिंग कैश टू ब्रांच फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। सर हेड ऑफिस क्या करता है, कई बार ब्रांच को ना पैसा भेजता है, किस चीज के लिए, उसके खर्चों के लिए। सर सीधी सी बात है, खर्चों के लिए जो है पैसा भेजा है, अब वो खर्चा तो ब्रांच का है ना, तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ब्रांच इज द रिसीवर, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा किसका गया, हेड ऑफिस का गया। ठीक है, सर अब क्या करते हो, सर जो गुड्स सेंड टू ब्रांच होते हैं, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आप जब बनाकर चलते हो सर, इसको आप क्लोज करोगे। सर अब इसको क्लोज करने का क्या तरीका रहता है, बड़ा लॉजिकल है, कोई वो नहीं है। ठीक है, मुझे इतना बताओ बस, सर हेड ऑफिस जो है वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, हेड ऑफिस जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, तो हेड ऑफिस यहां जाके लिखेगा टू परचेजेस, क्योंकि हेड ऑफिस ने तो सामान खरीदा होगा ना। तो जब हेड ऑफिस ने सामान खरीदा होगा अगर, तो उसमें से ही सामान क्या करेगा, ये परचेज के अंदर क्या आता है। सर व्हाट डू मीन बाय परचेज, सर परचेज वो गुड्स होते हैं जो आपने खरीदे हैं आगे सेल करने के लिए। परचेज क्या होते हैं सर, वो गुड्स होते हैं जो आपने खरीदे हैं आगे सेल करने के लिए। अब अगर मैंने इसमें से कुछ गुड्स किसको भेज दिए, ब्रांच को, तो मैं उसको सेल तो कर नहीं सकता। तो हेड ऑफिस अपनी किताबों में क्या करेगा, परचेज में से माइनस कर देगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस अपनी किताबों में करेगा ना, यस परचेज में सर। से माइनस कर देगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सर यस सर। अगर मेरे को गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्लोज करना है, तो यही तो मेरी एंट्री हो गई। सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मेरी एंट्री हो गई गुड्स एंड टू ब्रांच टू परचेजेस। अगर कौन सी कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है। लेकिन सर देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तब क्या होता है, सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर बनाकर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ रहा होगा। सर ये जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस गुड्स प्रोड्यूस आ रहा होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर करके चलते हो। ठीक है, वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके चलते हो, यानी अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सीधी सी बात है वो परचेज नहीं करेगी। वो रॉ मटेरियल परचेज करती है लेकिन फिनिश गुड्स वो परचेज नहीं करेगी, क्योंकि वो तो बना के चल रही है। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर करते हो, तो सर आप क्या करोगे, अब आपके पास ये जो गुड्स हैं ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर हुए होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसमें से कुछ गुड्स तुमने क्या करा, ब्रांच को भेज दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या हो जाता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग। तो बड़ा लॉजिक के साथ एंट्री है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। सर अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हो, ऑब्वियस सी बात है, आपने सामान खरीदा होगा तो आपकी परचेज में आ रहा था, आपने इसमें से कुछ सामान अब ब्रांच को दे दिया कि भाई तू बेच ले, ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच कम कर दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थे तो आपने मैन्युफैक्चरिंग करी थी, तो आपने पास वो गुड जो है आप गए, आप तो बेच नहीं रहे, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट होगा और ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सर अब आप ब्रांच के एसेट्स को क्लोज करो। सर जब आप ब्रांच के एसेट्स को क्लोज करोगे तो ब्रांच के एसेट्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ब्रांच का क्या बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ब्रांच की लाइबिलिटीज को क्लोज करो, ब्रांच लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी, ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सर अब जब आप डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस लोगे, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो ब्रांच का प्रॉफिट है, और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो ब्रांच का क्या है, लॉस है। एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच लॉस के केस में। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी ट्रांजेक्शन बातें हैं जो ध्यान रखनी है जब आप डेटर अकाउंट बना रहे हो। सर देखो, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है जो ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में हुई है, तो सर उससे हेड ऑफिस को कोई लेना देना नहीं। मान लेते हैं कि कोई डेटर ने गुड्स रिटर्न करे, ब्रांच का डेटर था, उसने ब्रांच को गुड्स वापस करे, सर हेड ऑफिस इसको को रिकॉर्ड करके नहीं चलेगा। ठीक है, ब्रांच ने कोई कैश सेल्स करी, क्रेडिट सेल्स करी, सर उसको रिकॉर्ड नहीं करके चलेगा। सर हेड ऑफिस जो रिकॉर्ड करके चलता है, पता है क्या करता है, जो हेड ऑफिस को पैसा पहुंचा होता है कैश सेल्स और कलेक्शन का। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बैड डेट्स हुए, डिस्काउंट अलाउड इनकर हुए, कोई एक्सपेंसेस ब्रांच ने इनकर करे, वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है हेड ऑफिस उन एंट्री को रिकॉर्ड, क्योंकि सर ना तो उसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व है, ना उसमें कोई और ब्रांच इन्वॉल्व है। अगर कोई और ब्रांच या हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट होती तब हेड ऑफिस पक्का इसकी एंट्री करता। अच्छा, अब डेट, अब कलेक्शन जो है डेटर से हुई, तो सर उसकी आप कोई एंट्री पास नहीं करते, लेकिन होता क्या है कि जो आप रेमिटेंस करके चलते हो हेड ऑफिस को, सर उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा सर डेप्रिसिएशन जो होती है ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं करी जाती। क्यों नहीं करी जाती रिकॉर्ड, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अपने आप आ जाता है। कैसे आता है, सर याद करो, जब तुमने ओपनिंग एसेट्स लिखे थे तो तुमने करा था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर तुम ब्रांच के एसेट्स लिखते हो। तो मान लेते हैं फर्नीचर था अगर, तो तुमने यहाँ पे फर्नीचर लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस। सर जब तुमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा होगा तो तुमने यहां पर जाके बाय ब्रांच एसेट्स लिखा होगा, ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच। अब यहां पर तुमने फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस लिखा होगा। मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस था 90,000 रुपए। तो सर अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो और कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट अपने आप आ गया ना सर। अब कई बार क्या होता है कि सर कोई कोई इंफॉर्मेशन ना मिसिंग होती है। ठीक है, आपको ना ये नहीं पता होगा कि डेटर कितने हैं या ब्रांच में कैश कितना है। तो सर ऐसे केस के अंदर आप क्या बना के चलते हो, मेमोरेंडम अकाउंट्स बना लेते हो। क्या बना लेते हो सर, मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते हो। आप मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बना लोगे, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लो, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट बना लो, ताकि मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। अच्छा सर, अब ये जो गुड्स आप भेजते हो ना, हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स भेजता है, सर ये ना कॉस्ट के ऊपर भी बेच सकता है और कॉस्ट प्लस लोड के ऊपर भी बेच सकता है, यानी इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी बेच सकता है। तो सर जब गुड्स जो हैं वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे जाते हैं, तो अकाउंटिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बस वहां पर हम बेटा लोड का इफेक्ट हटा देते हैं। वो कैसे हटाते हैं मैं सिखाऊंगा अभी। सर पहले आप एक ब्रांच, अगर आप यहाँ पर हेड ऑफिस का अकाउंट बुक्स में ब्रांच का अकाउंट देखो, सर मैं आपको प्रूव कर दूंगा सर ये ब्रांच का अकाउंट और कुछ नहीं, ये बिल्कुल आपके ना ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जैसा है। ठीक है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, तुम लोगों को डेटर अकाउंट में कभी इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट कैरी डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, पेटी कैश। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग वाले क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, यहां पर क्लोजिंग आ जाएंगे। यहाँ क्या आ गए, क्लोजिंग आ गए, यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स आ गए। ठीक है, एक बार मैं ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं वैसे तुम लोगों के लिए। सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे, सर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेके जाते थे, यहाँ अदर एक्सपेंसेस लिखते थे, तुम्हारे पास यहाँ पे फिर नेट प्रॉफिट आ जाता था। क्या सर यही करते थे, बस मुझे इतना बताओ, क्या ये सबको याद आता है, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसा बनाते थे, यस और नो, Yes, राइट। Yes, sir. sure. अब एक बार ध्यान दो, सर आपने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा, सर ओपनिंग स्टॉक आ गया। आपने जब क्लोजिंग एसेट्स लिखे तो आपने यहाँ पर स्टॉक लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर। ठीक है, सर ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज करी, अब ब्रांच के लिए तो परचेज क्या है सर, जो गुड सेंड टू ब्रांच है वही है।
तो हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे, देखो आ गया गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने भेजे और जो अदर ब्रांच ने भेजे। अगर किसी और ब्रांच ने भेजे हैं तो सर इसके लिए तो क्या हो गया, इसके लिए तो वो हेड ऑफिस ने भेजे हैं ना एज गुड एज, तो हेड ऑफिस टू गुड्स एंड टू ब्रांच होगा। अच्छा, अगर जो गुड्स रिटर्न कर दिए, वैसे आप परचेज में से माइनस कर देते हो, लेकिन यहां पर हमने रिटर्न क्रेडिट में लिख दी कि जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस करे, जो ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को भेजे, या जो डेटर ने हेड ऑफिस को वापस करे, तीनों ही केस में एंट्री सेम है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो देखा जाए तो क्या परचेज आ गया सर, देखा जाए परचेज आ गया, एग्री करते हो? अरे Yes. परचेज आ यस गया, सर। एग्री। अच्छा मैं सेल्स की बात करता हूँ, हाँ जी बेटा बाकी भी एक बार कंफर्म कर दो, परचेज आ गया या नहीं आया? Yes, sir. क्लियर हुआ ना, लॉजिक क्लियर हुआ। अच्छा अब मैं सेल्स की बात करूं सर, सेल दो तरीके की होती है, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। सर देखो जो कैश सेल्स है वो तो डायरेक्टली रेमिटेंस के थ्रू जा रही है। अब आप ध्यान देना, सर आपने क्या करा, कलर चेंज करते हैं। सर यहां पर आपने डेटर लिखे हैं ओपनिंग, यहां पर आपने क्लोजिंग डेटर लिखे हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या लिख रहे हो, कैश फ्रॉम डेटर्स, या फिर जो भी कस्टमर ने पैसा दिया हेड ऑफिस को वो आ गया। चलो मैं एक डेटर अकाउंट बनाता हूं तुम्हारे लिए। सर मैंने यहां पर क्या लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर का, यहां पर मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस डेटर का। सर डेटर से जो पैसा आया एंट्री करूंगा बैंक टू डेटर, तो ये आ गया सर बाय बैंक। बस मुझे बताना यहां पर जो मिसिंग फिगर आ रहा है वो क्या क्या लाओगे तुम, इसको क्या बोलोगे, क्या ये क्रेडिट सेल्स नहीं होगा? यस सर। अगर तुम ध्यान दो तो मैंने कहीं ना कहीं ये डेटर, ये कैश फ्रॉम डेटर, या जो भी कस्टमर से पैसा आया हेड ऑफिस को, और ये डेटर का जब मैंने इम्पैक्ट लिया, तो अल्टीमेटली मैंने क्रेडिट सेल्स ही तो रिकॉर्ड करी है। समझ में आ यस गया? सर। हाँ जी सर। सर बिल्कुल बहुत बेसिक है सर। अच्छा इसी तरीके से सर एक्सपेंसेस के लिए, सेम चीज एक्सपेंसेस के लिए अगर तुम सोच के देखो, सर एक्सपेंसेस का तुमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, ठीक है, चलो एक्सपेंसेस अकाउंट बना के दिखाता हूं। सर एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो प्रीपेड वाला है, जो प्रीपेड है बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगा, प्रीपेड एट द एंड बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। सर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, बैलेंस, अरे यार, सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। क्या इसमें किसी को यस सर। दिक्कत आती है? अब नो एक्सपेंसेस के सर। लिए जो पेमेंट करी, उसकी एंट्री क्या कर रहे हो तुम, ब्रांच टू बैंक, उसकी एंट्री ब्रांच टू बैंक ही कर रहे हो ना, राइट। अब मुझे बस इतना बताना, यहां पर फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किस में डालते हो, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस नहीं डालते हो? तो अगर देखा जाए, आपने ओपनिंग एसेट्स लिखे तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, आपने क्लोजिंग एसेट्स लिखे उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग लिख लिया, आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग लिख लिया। सर जो पेमेंट करी वो कहीं ना कहीं आ गई टू कैश या बैंक के तौर पे, तो सर जो आपका नेट इफेक्ट आ रहा है वो और कुछ नहीं, खर्चे ही तो आ रहे हैं। तो क्या ये अदर एक्सपेंसेस अपने आप रिकॉर्ड हो गए सर, Yes, हो गए sir. अदर एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड? अच्छा अब आ जाओ फिक्स एसेट्स के ऊपर। तुमने फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा, ठीक है, ब्रांच टू ब्रांच एसेट्स, और तुमने फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा, ठीक है, बाय ब्रांच एसेट्स। अब तुमने ओपनिंग बैलेंस जब लिखा तो वो ओपनिंग वैल्यू पे लिखा, क्लोजिंग बैलेंस जब लिखा वो क्लोजिंग वैल्यू पे लिखा। सर दोनों का जो डिफरेंस है क्या वो और कुछ नहीं डेप्रिसिएशन है? दोनों का जो डिफरेंस है क्या वो और कुछ नहीं डेप्रिसिएशन है? तो अगर तुम सोच के देखो, क्या कहीं ना कहीं तुमने क्या पूरा का पूरा ट्रेडिंग और पी एंड एल ही नहीं बना दिया, ये ब्रांच अकाउंट थोड़ा ना बना, ये तो ट्रेडिंग पी एंड एल ही बन गया एक तरीके से। बस डायरेक्ट नहीं बन रहा, आप ब्रांच को एक डेटर की तरह कंसीडर करते हुए इसको बना के चल रहे। समझ में आया क्या हो रहा है? यू आर यस सर। कंसीडरिंग द ब्रांच एज अ डेटर एंड देन यू आर मेकिंग इट। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, जो भी डिफरेंस आएगा आपका वो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, वो आप जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे, खत्म हो गया सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डेटर अकाउंट सबको क्लियर हो गया, हाँ जी डेटर सर। मेथड। Yes, sir. अब होता क्या है सर, अगर अब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब आप गुड्स को कॉस्ट से ज्यादा के ऊपर बेचते हो। सर देखो, मैं कॉस्ट से ज्यादा के ऊपर क्यों भेजूंगा, पहले उसका कारण समझो। सर मेरी ना एक ब्रांच है, मैं नहीं चाहता भाई उनको पता लगे यार मेरे को कॉस्ट क्या पड़ती है,
क्यों? कल को ब्रांच मैनेजर है, काम करे 10-15 साल, कुछ साल काम करे, वो सारा काम सीख जाए, उसको पता लग जाए अच्छा इतनी कॉस्ट पड़ती है, ये मार्जिन है, ये कुछ है, कल को पता लगे भाई मेरा कॉम्पिटिटर बन के बैठा है। ठीक है, मतलब A to Z सारा सीख लिया बिजनेस का, और फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करके क्या करा कि अपना ही बिजनेस खोल के बैठ गया, कॉम्पिटिटर कर गया, क्योंकि लिंक्स तो बन ही जाएंगे। ब्रांच ओपन करी हुई है, ब्रांच का मैनेजर है, तो ऑब्वियसली उसके लिंक्स बन जाएंगे लोकल लेवल पे। तो मैं नहीं चाहता भाई मेरे मैनेजर को पता लगे या मेरे ब्रांच को पता हाँ लगे कि जी भाई मेरे को कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको कॉस्ट के अंदर कुछ लोड ऐड करके मैं उसको फिर गुड्स भेजूंगा। सर लेकिन मुझे अगर ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है, तो सीधी बात है कि सर जो भी ये आ रहा है इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो ब्रांच के लिए तो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस पड़ रही है, लेकिन मुझे पता है ना कि इस इनवॉइस प्राइस के अंदर कुछ लोड है जो मैंने ऐड करा हुआ है, कि इस इनवॉइस प्राइस के अंदर कुछ लोड है जो मैंने ऐड करा हुआ है। अब वो लोड जो है वो भी तो यस ब्रांच सर का प्रॉफिट ही है, क्योंकि वो लोड तो मैंने ऐड करके दिया है। देखा जाए तो जो कॉस्ट है वो तो इतनी ही है ना सर। समझ में आ रहा है? हाँ क्या जी सबको सर ये कंसेप्ट समझ में आया क्या बोला मैंने? सर हेड अच्छा। ऑफिस क्या करता है, कॉस्ट के अंदर लोड ऐड करता है और फिर ब्रांच को गुड्स भेजता है। तो अब ब्रांच को पास जो गुड्स पहुंच रहे हैं वो तो आईपी पे पहुंच रहे हैं। अगर मुझे अब इस ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है तो वो कितना है? सर सीधी सी बात है, जो भी मैं अकाउंट बनाऊंगा जैसे पहले बनाया था वैसे अकाउंट बनाऊं, तो मेरे पास ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं लोड भी तो है ना सर, जो कुछ छुपा हुआ है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है ब्रांच की। लेकिन वो लोड तो मैंने ऐड करके दिया है ना। देखा जाए तो कॉस्ट तो बेसिक कॉस्ट तो इतनी ही है ना सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब ब्रांच के पास सर ओपनिंग स्टॉक है, तो ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा क्या वो लोड उसके अंदर लोड इंक्लूड होगा, यानी वो आईपी के यस ऊपर सर होगा। अब आप क्या करते हो सर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स, तो तुम ब्रांच स्टॉक लिखते हो। अब तुमने जब ब्रांच स्टॉक लिखते हो तो ये ब्रांच के अंदर जैसे मान लेते हैं कि 100+20, तो ये 120 के ऊपर है, जबकि इसकी कॉस्ट तो 100 ही है ना सर। तो आप क्या करोगे, यस एक जनरल एंट्री पास करोगे इसके 20 के लोड को हटाने के लिए। आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोड कैसे हटाते हो? स्टॉक रिजर्व से। सो यू विल पास एन एंट्री स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच। यू विल पास एन एंट्री स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक जब होगा तो आपने एंट्री करी होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब इसके अंदर लोड है, इसके अंदर भी 20 का ही लोड है, क्योंकि मैं अगर 100+20 बोल रहा हूं तो 20 का ही लोड है। तो इस लोड को हटाने के लिए क्या एंट्री होनी चाहिए सर? ऑपोजिट साइड पे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अच्छा, जब तुमने गुड्स भेजे तो एंट्री करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लॉजिकली बात करना, क्या इसके अंदर भी लोड होगा सर? तो इस लोड को कैसे हटाऊंगा? क्रेडिट पे जाके, तो क्रेडिट साइड में जाके एंट्री कर दूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। मैंने क्या कर दिया? लोड हटा दिया। किस अमाउंट से? बस लोड के अमाउंट से आप ये एंट्री करके चलोगे। इसी तरीके से जब ब्रांच ने गुड्स वापस करे हेड ऑफिस को, तो तुमने एंट्री करी थी गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन सर जो मेरे पास अब ये गुड्स वापस आए हैं इसके अंदर भी तो लोड है। अब इस लोड को हटाने के लिए क्या करूंगा? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बस जब इनवॉइस प्राइस के ऊपर है मेरी ये 4 एडिशनल एंट्रीज हो रही हैं और कुछ भी नहीं। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी गलती नहीं होगी। सर जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो ना, जैसे ही तुम लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक ये आईपी के ऊपर, साथ के साथ क्रेडिट साइड के ऊपर जाके क्या लिख देना? बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व जितना भी लोड होगा ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। समझ आया? सर अब तुमने जब ब्रांच को गुड्स भेजे तो एंट्री करी होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो जब ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच करोगे ये तुमने इनवॉइस प्राइस के ऊपर लिखा होगा। तो सर साथ के साथ तुम क्या करोगे? गुड्स एंड टू ब्रांच, साथ के साथ तुम क्या करोगे? गुड्स एंड टू ब्रांच। सर अब जब रिटर्न वाली बारी आएगी तो यहां पर क्या होगा? गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है। जब रिटर्न की बारी आएगी तब क्या होगा सर? अच्छा रिटर्न वाला ये आ गया, सॉरी एरो गलत लगा दिया बेटा, ये है। जब रिटर्न की बारी आएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुड्स एंड टू ब्रांच। तो सर ये आईपी के ऊपर है, तो सर इसका लोड देखो यहां पर हटाया हमने, गुड्स एंड टू ब्रांच लोड ऑन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है, लोड ऑन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है।
क्लियर? Yes, अब आ sir. जाएगा क्लोजिंग होगा स्टॉक। दोबारा। ये भी इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो इसके ऊपर लोड हटाने के लिए क्या करा, ब्रांच टू स्टॉक रिजर्व, सिंपल। बाकी इस अकाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे आपने पहले अकाउंट बनाया था बिल्कुल वैसे अकाउंट बना। ठीक है। अब ब्रांच अकाउंटिंग तुमको पता है क्यों टेक्निकल लग जाता है? क्योंकि तुम ना पूरा का पूरा ब्रांच एक साथ समेटने की कोशिश करते हो। सर वहीं गड़बड़ हो जाती है, पूरा ब्रांच जहां तुम एक साथ समेटने की कोशिश करोगे। तुमने मेरे साथ अभी डेटर अकाउंट करा, एक काम करेंगे साथ के साथ डेटर अकाउंट का जो है हम एक आधा क्वेश्चन देखकर चलेंगे। ठीक है, साथ के साथ हम डेटर अकाउंट का एक क्वेश्चन देखेंगे। चलो आ जाओ जरा। ठीक है, लेट जस्ट टेक दिस क्वेश्चन। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, आपको क्या करना था, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर है ये क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन मैं आपके साथ टेकअप करके चलूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चाहे बेटा 2 क्लासेस लग जाए ब्रांच की, 3 क्लासेस लग जाए, लेकिन इतना पक्का ब्रांच करना है कि हमारे वहां पे 6 में से 6 पक्के हो रहे हैं कि अगर हमें ब्रांच वहां अटेम्प्ट करना पड़ जाए तो हमारा ठीक हो, रेदर मैं कहूंगा ब्रांच अटेम्प्ट करके आओ, ताकि पेपर 100% कंप्लीट हो। ठीक है, बेकिंगन ब्रोस जो है बॉम्बे हैज अ ब्रांच एट नागपुर। ठीक है, दे सेंड गुड्स एट द कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। डायरेक्ट परचेजेस आर मेड आल्सो बाय द ब्रांच फॉर विच द पेमेंट्स आर मेड बाय हेड ऑफिस। कह रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट भी, डायरेक्ट परचेज भी करता है कुछ ब्रांच, जिसके लिए पेमेंट जो है वो कौन करके चलता है, हेड ऑफिस करके चलता है। कह रहे हैं जितनी भी डेली कलेक्शंस होती हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द हेड ब्रांच टू हेड ऑफिस। जो भी डेली कलेक्शन होती है वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दी जाती है। आपको नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना था। सर यहां से मुझे पता लग गया कौन सा मेथड है सर। सर मुझे यहां से पता लग गया ये मेथड जो है कौन सा है, डेटर मेथड है। ठीक है, नीचे नाम भी बोला होता तब भी पता लग रहा था भाई, क्योंकि एक सिंगल अकाउंट बनाना है तो ये डेटर मेथड था। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको, इंप्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक का, ठीक है, और डायरेक्ट परचेज में से जो बचा हुआ, आपको क्या दे रखे हैं, ये सारे ओपनिंग एसेट जो हैं आपको दे रखे हैं। बोलो इसका क्या करना चाहिए? तो सर यहां जाकर आप लिखोगे। ठीक है, अगर मुझे ब्रांच डेटर अकाउंट के मेथड से चलना है तो मैं जाके लिखूंगा ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां जाके क्या लिखूंगा, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स। ओपनिंग ब्रांच एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू लिख दूं चलेगा? सर 2,000 रुपए का कैश आ जाएगा इंप्रेस्ड, 25,000 रुपए के डेटर्स आ जाएंगे सर, 24,000 रुपए का स्टॉक आ जाएगा, और 16,000 रुपए का स्टॉक और है, तो टोटल स्टॉक बेसिकली 40 का है। 24 + 16, सर कह रहे हैं 24 वो है जो हेड ऑफिस से ट्रांसफर हुआ था, 16 वो है जो हमने डायरेक्ट खरीदा हुआ है उसमें से बचा हुआ है, तो टोटल तो 40 का स्टॉक है। तो सर ये मेरे ओपनिंग एसेट्स आ गए। सर अब आगे देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स गिवन है। क्या सर मुझे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स से कोई लेना देना है? सर देखो मुझे कैश सेल्स से तो देखो लेना देना है, क्योंकि जितना भी कलेक्शन होता है वो हेड ऑफिस को भेजा जाता है। लेकिन सर मुझे ना क्रेडिट सेल से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है यहाँ पे। वाई? क्योंकि सर जो डेटर से आएगा ना मैं वो लेके जाऊंगा। क्या बोला मैंने? जो डेटर से आएगा मैं वो लेके जाऊंगा, राइट? अब डेटर से कितना आया मुझे नहीं पता सर, डेटर से कितना है मुझे नहीं पता, और छोड़ो, मुझे क्लोजिंग डेटर भी नहीं पता, क्लोजिंग इंप्रेस कैश भी नहीं पता। तो एक मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पर एक मेमोरेंडम डेटर अकाउंट जो है वो बनाकर चलना पड़ेगा। तो मैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाकर चलता हूँ सर। सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस बताना मुझे कितना है? सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस है सर 25,000 रुपए। ठीक है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मुझे पता नहीं है, लेकिन सर मुझे ना क्रेडिट सेल्स अवेलेबल है। तो डेटर टू सेल्स अगर मैं करूंगा तो 1,30,000 रुपए की सेल्स की एंट्री हो जाएगी सर। 1,30,000 की सेल्स की एंट्री हो गई। सर कस्टमर ने सामान वापस कर दिया 3,000 रुपए का। सर जो कस्टमर ने 3,000 रुपए का सामान जो है वो वापस कर दिया, एक सेकंड देना बेटा। हाँ जी दिवांशु, गुड इवनिंग भाई। भाई बाय बैक के क्वेश्चंस करवाने हैं, अभी क्लास में हूँ, तो मैं आप मुझे मैसेज कर दो, मैसेज में रिवर्ट करता हूँ। ठीक, ओके ओके। चलिए सर, 25,000 और 31 हो गया। सर अब रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यानी सेल रिटर्न की एंट्री, तो सेल रिटर्न टू डेटर होगा, ये 3,000 आ गया सर। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है सर? सर बैड डेट यस गिवन सर। है 1,000 के, तो बैड डेट टू डेटर, ये बैड डेट आ गया। सर डिस्काउंट टू कस्टमर है 2,000, तो डिस्काउंट टू डेटर ये 2,000 आ गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई सर? यस ठीक है। सर। अच्छा,
अब रेमिटेंस टू हेड ऑफिस दिया हुआ है, रिसीव बाय हेड ऑफिस इज 165, और रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव बाय हेड ऑफिस सो 5000 है। सर हेड ऑफिस को जो सामान भेजा गया, पैसा भेजा गया 165 तो उसको मिल गए हैं, लेकिन 5000 ऐसा है जो अभी भी मिला नहीं है। ठीक है, भेज तो गया दिया है लेकिन मिला नहीं है, वही केस है। तो चलो सोचना शुरू करें। सर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर 1,65,000 हेड ऑफिस को मिला, 5000 और है जो भेजा है लेकिन मिला नहीं, यानी टोटल 170 भेजा है। सर अगर मुझे ये पता है कि कैश सेल जो है वो 45,000 की है, तो सीधी सी बात है जो कैश सेल्स वाला है वो तो मैंने भेजा ही होगा ना सर। ब्रांच ने कैश सेल्स वाला अमाउंट तो भेजा ही होगा हेड ऑफिस को, कलेक्शन जितनी होती है वो यस सर। भेजते हैं। सर उसके अलावा जो भेजा होगा, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा, 1,25,000 रुपए का। यानी ये जो यस वन सर। लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है, ये कहीं ना कहीं मुझे किससे मिला होगा, डेटर से मिला होगा। सर ब्रांच को पैसा कहां से आएगा, कैश सेल से आएगा और डेटर से आएगा, सिंपल। तो यानी मेरे को जो डेटर से मिला होगा ब्रांच को, वो 1,25,000 मिला होगा। तो अगर तुम यस अब सर। इस अकाउंट को क्लोज करो, क्या तुमको बैलेंस कैरी डाउन मिल गया सर? समझ में आ गया क्या करना था? सर बैलेंस कैरी डाउन के बिना मैं अकाउंट क्लोज नहीं कर पाऊंगा, तो बैलेंस कैरी डाउन मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो अब मैंने क्या करा, चलो मैंने यहां जाके लिखा टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो गुड्स एंड टू ब्रांच कितना आ जाएगा सर, 60,000 आ जाएगा। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया सर। सर ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000 रुपए। ठीक है, अब हेड ऑफिस से जो ट्रांसफर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 4,000 ट्रांसफर हुए। अच्छा एक बार इम्प्रेस्ड कैश का भी देखो, क्लोजिंग बैलेंस तुमको नहीं पता। सर 2,000 रुपये ओपनिंग है, यहाँ छोटा सा बना देता हूँ अकाउंट। 2,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग मुझे पता नहीं है। सर हेड ऑफिस से 4,000 और मिल गए खर्चे के लिए, तो हो गया 6,000। सर पैटी कैश के खर्चे करे कितने के, 4,000 रुपए के, तो सर क्लोजिंग भी कितना बचेगा, 2,000 ही बचेगा। ठीक है, सर यहाँ क्या यस आ सर। जाएगा, जो पैटी कैश के लिए ट्रांसफर हुआ, सर एंट्री करूंगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। ये हो जाएगा पैटी कैश के लिए, कैश या बैंक। पैटी कैश के लिए हो जाएगा कितना, 4,000 रुपए। इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया सर हमने। अच्छा जो बैड डेट है, क्या हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा? नहीं सर, हेड ऑफिस को क्या लेना देना इससे। डिस्काउंट टू कस्टमर हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा सर, ट्रांजैक्शन ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में, तो इसको कोई लेना देना नहीं। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस पे आ जाओ। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। सर अब इसके अंदर अलग से दिखाओ, बाइफरकेशन दिखानी है। कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, 45 की। ठीक है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है वो कितना हो जाएगा। सर अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर टोटल 125 है, लेकिन सर उसमें से एक 20 ही है ना जो पहुंचा है, तो यहां दिखा के चलोगे 120, तो टोटल कितना आ जाएगा, 165। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा सर बाकी क्या। सर बाकी जो 5,000 है, क्या वो एसेट नहीं बन गया एक तरीके से, तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच हो जाएगी एंट्री उस चीज के लिए। ठीक है, उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। यानी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। अच्छा ब्रांच एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पे करे, एंट्री बोलना क्या होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये आ गया टू बैंक कितना, 30,000 रुपए। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये चीज क्लियर हुई सर? Yes, sir. यस सर। अच्छा सर अगला बोला हुआ है क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 31 दिसंबर का। सर मैं यहाँ जाके क्लोजिंग बैलेंस लिखूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर स्टॉक कितना हो गया, 10,000 ये हो गया, 15,000 ये हो गया, तो स्टॉक हो गया 25,000 रुपए का सर। सर डेटर का बैलेंस मैंने निकाल दिया था, कितना आ जाएगा प्लस माइनस करके, सर यहाँ पर आ रहा है 155। 155 में से माइनस करूंगा मैं एक 25 और 6,000, 24,000। 131, तो 24,000 रुपए। 24। 24,000 रुपए के बेटा डेटर आ जाएंगे, और उसके अलावा जो है इंप्रेस कैश का बैलेंस 2,000 है। ठीक है ये आ गया, हो गया सर, क्लियर है? यस सर। अच्छा सर इसने ना सर खुद खुद भी कुछ डायरेक्ट परचेज करी थी 45 की, और सर ऊपर बोला हुआ था कि जो डायरेक्ट परचेजेस है वो ब्रांच करता है, जिसके लिए पेमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस। तो उसके लिए भी एंट्री क्या हो जाएगी, क्या ब्रांच टू बैंक एंट्री हो जाएगी 45,000 से। ठीक है, यस सर। बेसिकली क्रेडिटर है ये। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए जो पेमेंट करी आ जाएगा, क्लियर है। जो डायरेक्ट परचेज करी, ब्रांच टू क्रेडिटर कह लो या ब्रांच टू बैंक कह लो, बोलो क्लियर है। Yes, sir. अब आप बस डिफरेंस निकाल लो सर, आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लो जरा सर, मुझे बताओ क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन बेटा, एक बार देख लो प्रेजेंटेशन। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नागपुर ब्रांच अकाउंट,
ठीक है। ओपनिंग एसेट्स लिखे बेटा मैंने, गुड्स सेंट टू ब्रांच, पैटी कैश एक्सपेंस वाली एंट्री, एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हेड ऑफिस ने पे करे, जो ये डायरेक्ट परचेज था, यहाँ पर कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश इन ट्रांजिट अलग से आ गया, क्लोजिंग हमने ये दो निकाल लिए थे, ये मुझे गिवन था, जो डिफरेंस आया वो नेट प्रॉफिट है, वो जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। खत्म सर। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो सर, अगर ये तुमको क्लियर हो गया तो एक काम करते हैं ना, फिर एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखो सर, इलुस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ना सर, वो हर एक मेथड से करके चलना है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो हर एक मेथड से करके चलना है। वो कहता है कि ब्रांच अकाउंट बनाओ डेटर मेथड से। तो अपना अपना स्टडी मैट भी चाहे सामने रख लो, स्टडी मैट सामने नहीं है कोई बात नहीं बेटा, स्क्रीन से एडजस्ट करो और क्या। सर यहाँ पर भी गुड जो है वो कॉस्ट के ऊपर ही भेज रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, अगर यहाँ पर भी कॉस्ट के ऊपर है तो कोई ऐसा क्वेश्चन ना उठा लें जिसके अंदर इनवॉइस प्राइस के ऊपर हो। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 उठा लें बेटा। चलो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 3 थी सर, सर हैरिसन ऑफ चेन्नई की ब्रांच है न्यू दिल्ली में, गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट, यानी आईपी के ऊपर गुड्स भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 20% के ऊपर। कह रहे हैं जो ब्रांच है वो दोनों कैश और क्रेडिट सेल्स करती है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय ब्रांच। सर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो तुम पक्का कोई ना कोई गलती करोगे। सर ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रांच के कुछ खर्चे हेड ऑफिस मीट करते हैं और कुछ खर्चे ब्रांच खुद देती है। मतलब इतना इंडिकेशन मिल गया कि सर देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो ब्रांच खुद भी इनकर कर रहा है। सर आपको अब इसने बता दिया कि एक्सपेंसेस ब्रांच के कितने हैं, ठीक है। कह रहे हैं द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है डिटेल्स आपको बाकी कुछ दे रखी है। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। सर जो गुड्स ब्रांच को भेजे गए हैं मुझे कॉस्ट की बना, लेकिन गुड्स जो ब्रांच ने रिसीव करे हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर वो 220 के रिसीव करे हैं अभी तक। क्रेडिट सेल कैश सेल्स आईपी के ऊपर गिवन है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस गिवन है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस गिवन है, बेडर रिटर्न ऑफ गिवन है, आपको बैलेंसेस गिवन है। ध्यान देना स्टॉक का ये बैलेंस कॉस्ट के ऊपर है लेकिन ये आईपी के ऊपर है। आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, अकाउंट बना के चलना है। कैसे बनाऊंगा अकाउंट? चलो सर मैं बनाऊंगा न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ठीक है। किसकी किताबों के अंदर सर? इन द बुक्स ऑफ द हैरिसन ऑफ चेन्नई, ठीक है। न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट बेटा बना के चलो। सर सबसे पहले क्या आता है, चलो मुझे ये चीज बताओ। सर सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स आते हैं, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स, चाहे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग ब्रांच एसेट्स लिख दो, उसके नीचे डिटेल लिख दो। सर स्टॉक आएगा, सर डेटर आएंगे, सर कैश इन हैंड आएगा। सर डेटर में कोई दिक्कत नहीं है 32,750 रुपए, सर कैश इन हैंड में कोई दिक्कत नहीं है 5,000 रुपए। लेकिन सर स्टॉक से मुझे परेशानी है। सर स्टॉक जो है मुझे किसके ऊपर गिवन है? कॉस्ट के ऊपर। तो सर मैं ऐसा तो कर नहीं सकता ना आधा अकाउंट कॉस्ट के ऊपर बनाऊं आधा अकाउंट है आईपी के ऊपर बनाऊं। तो जो भी जहां पर भी स्टॉक की बात हो रही है मैं पूरा आईपी के ऊपर बनाऊंगा। तो 25,000 के ऊपर जरा 20% ऐड करना। 20% क्यों ऐड कर रहा हूँ समझ में आ गया सबको? 25,000 Yes, के sir. ऊपर 20% क्यों ऐड कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि 20% अबव कॉस्ट है। तो 25,000 के ऊपर 20% बेटा जरा ऐड करो, कितना आया? 25,000 प्लस 30,000. 20% यानी 5,000, 30,000 पे। तो स्टॉक यहाँ पर कितना आना Yes, चाहिए? sir. 30,000। अब मैंने तुमको एक ट्रिक सिखाई थी, मैंने कहा था जैसे ही तुम आईपी के ऊपर लिखोगे उसका रिजर्व साथ के साथ उठाना। मैं साथ के साथ क्रेडिट साइड में गया, मैंने यहाँ जगह लिखा है बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। कितना सर? 5,000 पे मैंने जो लोड था ओपनिंग स्टॉक के ऊपर मैंने हटा दिया। चलो मेरी सर ओपनिंग एंट्री आ गई, ओपनिंग वाला सर मैंने डील कर लिया। सर अब दिया हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट इज 2 लाख। सर यहां जाकर लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख का है सर, 2 लाख लेकिन कॉस्ट है। 2 लाख के ऊपर 20% ऐड करता हूं तो कितना आएगा सर? 2,40,000। बोलो क्लियर 40,000. हो गया? लेकिन सर इस 240 के अंदर 40 का तो लोड है, तो उस लोड को हटाने के लिए गुड सेंट टू ब्रांच, ठीक है, साथ के साथ 40,000 क्रेडिट में। ये क्लियर हो गया सर? तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। Yes. अच्छा सर, अगला क्या दे रखा था? सर कह रहे हैं लेकिन जो ब्रांच को गुड्स मिले हैं अब तक वो सिर्फ 220 के मिले हैं। अरे सर कोई परेशानी की बात नहीं है, 240 में से 220 के अगर गुड्स मिले हैं यानी 20,000 गुड्स इन ट्रांजिट है, उसको मैं लिख लूंगा एंड में जाके। मतलब स्टॉक के अंदर मैं गुड्स इन ट्रांजिट ऐड कर दूंगा, जो भी एंड में स्टॉक है, ये जो 28,000 है इसके अंदर मैं जीआईटी ऐड करके लास्ट में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सर क्रेडिट सेल्स दे रखी है 165 की, कैश सेल्स दे रखी है 59 की, और कैश रेमिटेंस गिवन है 222500 का। सर मुझे ना कैश सेल से कोई लेना देना है, ना क्रेडिट सेल से कोई लेना देना है। सर मेरा जो कंसर्न है वो किसके साथ है? सर मेरा कंसर्न है रेमिटेंस के साथ। तो मैं यहाँ जाके लिख दूं बाय बैंक रेमिटेंस। अच्छा, बाइफरकेशन यहाँ करूंगा। कैश सेल्स कितनी सर? 59,000, यानी जो डिफरेंस होगा वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा सर। ठीक है, अगर टोटल 22,250 है, 500, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है यानी 163,500, वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा सर। क्लियर हो गया? यस सर। डन। अच्छा सर, एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे करे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक सर, या कैश, ये आ जाएगा 12,000 रुपये सर। कैश है तो हर जगह कैश लिख देंगे। अच्छा सर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, सर मुझे कोई लेकर कुछ नहीं करना है इसका। सर ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो गया सर। अब मुझे क्या करना है, बस क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो मैं यहाँ जाके लिखूं बाय बैलेंस कैरिड ऑन ब्रांच एसेट्स। अच्छा मुझे बताओ अब स्टॉक कितना आना चाहिए? सर 28,000 रुपये का स्टॉक है, वो आईपी के ऊपर है। लेकिन सर कुछ जीआईटी भी तो होगा ना, क्योंकि जो गुड्स इन ट्रांजिट है सर वो भी तो किसका है? ब्रांच का ही है ना सर। तो 28,000 के अंदर सर 20,000 ऐड कर दो, जो मिला नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 48,000। ठीक है, अब ये 48,000 आईपी है। सर बस मुझे इतना बताना, अगर कॉस्ट 100 है, लोड 20 है, तो आईपी हो गया 120। अब मुझे अगर आईपी पता है वो 48,000 के बराबर है, तो लोड कितना होगा? सर 48,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 1/6। तो लोड जो हो जाएगा वो 8,000 हो जाएगा सर। तो यस सर। यहां जाकर मुझे स्टॉक रिजर्व हटाना चाहिए कितने से रिजर्व। सर? 8,000 से मुझे स्टॉक रिजर्व हटाना चाहिए सर। यस सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डेटर्स की। तो डेटर कितने आ जाएंगे सर? 26,000 रुपए के डेटर आ जाएंगे। और सर कैश कितना आ जाएगा? 2500 का कैश आ जाएगा। ठीक है सर, ऊपर मैंने ना एक लाइन जो है तुमको कराई थी ध्यान में, कि सर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ब्रांच भी इनकर करके चल रही है। सर वो ना इस वाले मेथड में ज्यादा यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट बना के चलती है, एक सिंगल अकाउंट। लेकिन सर जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स बनेंगे ना, यानी स्टॉक और डेटर मेथड, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तब वो चीज काम आएगी। सर मैंने, अब मेरे पास सब कुछ आ गया, बस जो रिजल्ट आएगा सर वो और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट है। तुम प्लस माइनस करके सर नेट प्रॉफिट निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर इसका टोटल बन रहा है 76,500। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे चलाएं जरा। 5,000 प्लस 40 45, 45 प्लस 76 500, प्लस 222 500, माइनस कर दूं 2,40,000, 12,000, 8,000, 30,000, 32,750 और 5,000। सर मेरे पास ना 16,250 आ रहा है बेटा। ठीक है, डिफरेंस। तो ये 16,250 क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। चेक कर लें सर, 16,250 बेटा नेट प्रॉफिट। ठीक है, हो गया क्लियर? मुझे बताओ क्या मुश्किल है डेटर मेथड? नो सर। हो गया सर? यस सर। जिनको मुश्किल, जिनको पहले मुश्किल लगता था डेटर मेथड, क्या अब लगा नहीं यार इतना भी मुश्किल नहीं है, मैनेजेबल? यस सर। चलो सर, अब आ जाओ स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, ये नहीं कि बेटा मैंने पूछा है कि मैनेजेबल है तब हाँ बोलना है। अगर लगा मुश्किल, अभी भी कहीं डिफिकल्टी लग रही है, तो तुम मेरे को बोलोगे। वो मेरा काम है, मैं तुम्हारे लिए आसान कैसे बनाऊं फिर। ठीक है, पक्का समझ में आया ना जिन्होंने, मतलब पहले जिनको डिफिकल्ट लगता था ये? हाँ जी सर। यस सर। चलो सर, अगला आया स्टॉक एंड डेटर मेथड सर। सर स्टॉक एंड डेटर मेथड बस ये समझ लो डिटेल्ड मेथड है। सर अब बच्चे को लगता है सर स्टॉक एंड डेटर मेथड भी इंस्टीट्यूट कहाँ ही पूछेगा, इतने बड़ा इतने ज्यादा अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा ना बोल देगा। अरे भाई तुम्हारा इंस्टीट्यूट बहुत तेज है, पता क्या करेगा? तुमको ना कोई 3 या 4 अकाउंट बोल देगा, कहेगा ये 4 अकाउंट बना के दिखा दो बस। सारे अकाउंट नहीं मांगेगा, स्पेसिफाई कर देगा, कह रहे ये 4 अकाउंट बना दो, लो बन गया, आ गया क्वेश्चन। तो बच्चा कहता है सर स्टॉक एंड डेटर मेथड छोड़ दें। अरे क्यों छोड़ के जाना है? बल्कि स्टॉक एंड डेटर मेथड बहुत ईजी है। सर ये मेथड वहां पर यूज करा जाता है जहां पर गुड जो है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे जाते हैं, और जनरली ब्रांच का साइज लार्ज होता है। तो वहां पर ज्यादातर आप स्टॉक और डेटा मेथड देखते हो। क्या सर अगर कॉस्ट के ऊपर है तब नहीं आ सकता? सर तब भी आ सकता है, लेकिन सर देखो ज्यादातर आप ये मेथड वहां यूज करोगे जहां ब्रांच बहुत बड़ी है। वहां जाकर आप डिटेलिंग के अंदर थोड़ा सा ज्यादा जाते हैं, क्या जहां पर आपको लगता है यार बेटर कंट्रोल चाहिए। तो बेटर कंट्रोल करने के लिए आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हो।
इस मेथड के अंदर हेड ऑफिस क्या करके चलता है, हर एक के लिए स्पेशल अकाउंट बना के चलता है ताकि आपको ग्रेटर कंट्रोल मिले। ठीक है, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के चलेगा ये देखने के लिए कि ब्रांच की मूवमेंट क्या हो रही है, स्टॉक की मूवमेंट क्या हो रही है ब्रांच में। ब्रांच डेटर अकाउंट बना के चलेगा देखने के लिए कि रिसीवेबल्स कितने हैं, क्रेडिट सेल्स कितनी है। एक्सपेंसेस अकाउंट बना के चलेगा एक्सपेंसेस को मॉनिटर करने के लिए। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बना के चलेगा जो गुड्स भेजे हैं, रिसीव करे हैं, रिटर्न हुए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सर अब एक ही बना के चलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। बस ऐसे समझ लो सर, जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, वो ना कैसा अकाउंट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। वहां से बेसिकली हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है, या मैं ऐसा बोलूं जो लोड इन्वॉल्व होता है ना, उसका ट्रैक रखने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। सर अगला आता है ब्रांच कैश अकाउंट। जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा ब्रांच के कैश का, रेमिटेंसेस का, वो यहाँ पर आ जाएंगी। सर ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और सर ब्रांच का फिक्स एसेट अकाउंट, ये किस चीज के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एसेट्स। सर अब यहाँ पर एंट्रीज क्या होती हैं, सर यहाँ पर अब आप देखो मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी सोच का दायरा ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने सिर्फ ब्रांच के एंगल से नहीं सोचना, आपके यहाँ पे सोच थोड़ी वाइडर आपको करनी पड़ेगी। अच्छा सर, सबसे पहले अब अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं मल्टीपल अकाउंट्स बना के चल रहा हूँ तो सीधी सी बात है, जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो तो क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन से नहीं आ जाएंगे, यस और नो। अगर वो Yes, बैलेंस sir. ब्रॉट डाउन से आ जाएंगे तो क्या मुझे टू ब्रांच एसेट्स क्या ये करने की रिक्वायरमेंट भी है, नहीं सर मुझे ये करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा गुड्स अगर भेजे हैं टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस या ट्रांसफर करे हैं अदर ब्रांच ने तो क्या एंट्री हो जाएगी, सोच के देखना। सर हेड ऑफिस अपनी किताबों में एंट्री करेगा। सर इतना ध्यान रखना, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर अकाउंट्स कौन बना के चल रहा है, हेड ऑफिस ही बना के चल रहा है। तो अगर हेड ऑफिस जो है अपनी किताबों में क्या एंट्री करे, ठीक है, हेड ऑफिस ना एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जैसे ही ब्रांच को स्टॉक भेजा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक क्या होना चाहिए, डेबिट। क्रेडिट क्या कर दोगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब ये होगा किसके ऊपर, आईपी के ऊपर। क्या ये चीज क्लियर होती है, पहली एंट्री, पहली एंट्री क्लियर। अरे दोबारा रिपीट कर दो। क्लियर हुआ नमोनो। अरे भाई हाँ या रिपीट ना कर कुछ दो। बोल लो जल्लो। रिपीट Yes, कर दो sir. सर। अच्छा, ब्रांच ने क्या करा, हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे बताना। क्या ब्रांच का स्टॉक कम होगा, जब गुड्स भेजे थे तो गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट किया था, तो अब गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या हो जाएगा, डेबिट। और ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसके ऊपर, इनवॉइस प्राइस पे। समझ आ गया। अब Yes, क्या sir. करा सर, जब मैंने गुड्स भेजे, ब्रांच ने गुड्स बेचे, अगर ब्रांच ने गुड्स बेचे हैं वो भी कैश में, तो क्या होगा, सर ब्रांच का कैश बढ़ेगा और ब्रांच का स्टॉक कम होगा। ब्रांच का कैश बढ़ेगा और ब्रांच का स्टॉक कम होगा, तो ब्रांच कैश डेबिट हो जाएगा और ब्रांच स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब जितने में सेल्स करी सर उस अमाउंट से एंट्री करोगे ना, तो ये होगी एक्चुअल सेल प्रोसीड से। समझ में आ गया। अगला क्या है, अगर ब्रांच ने अब क्रेडिट के ऊपर गुड्स भेजे, सर अगर मैं क्रेडिट के ऊपर गुड्स सेल करता हूं तो एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री बोलना, सर डेटर टू सेल्स होती है। अच्छा ब्रांच ने गुड्स भेजे हैं तो ब्रांच का डेटर बढ़ेगा, ब्रांच का डेटर बढ़ेगा। और क्रेडिट क्या करूंगा, सर ब्रांच का स्टॉक कम होगा, तो ब्रांच स्टॉक कम करूंगा लेकिन किस अमाउंट से, एक्चुअल सेल प्रोसीड से। ठीक है, ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक एक्चुअल सेल प्रोसीड से हो जाएगा। अच्छा सर, डेटर ने क्या करा, पैसा दे दिया ब्रांच को। अगर डेटर ने ब्रांच को पैसा दिया तो ब्रांच कैश डेबिट हो जाएगा और ब्रांच डेटर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर सर। अच्छा सर, सर बैड डेट है, डिस्काउंट अलाउड है टू डेटर्स। सर ब्रांच के बैड डेट्स हैं, ब्रांच ने डिस्काउंट अलाउड दिया है, तो बेसिकली ये ब्रांच का खर्चा है। लॉजिकली बात करेंगे बिल्कुल। सर ये क्या बैड डेट्स हो गए और डिस्काउंट अलाउड हो गया, क्या ये ब्रांच का खर्चा नहीं हो गया सर, क्या ये ब्रांच का खर्चा हो गया सर। ठीक है, और इससे यस क्या सर। हो रहा है, ब्रांच के डेटर्स कम होंगे। इसकी एंट्री क्या करते हो सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो मेरे डेटर्स कम होंगे ना सर, तो ब्रांच के डेटर्स को कम करूंगा तो ब्रांच के डेटर्स क्या होने चाहिए सर, क्रेडिट होने चाहिए। तो ब्रांच के डेटर्स को क्या करा सर, क्रेडिट करा।
सर डेबिट क्या कर दिया? सर डेबिट कर दिया ब्रांच एक्सपेंसेस। डेबिट क्या कर दिया सर? ब्रांच एक्सपेंसेस। सर अब यहां पर ना एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। सर अल्टीमेटली ब्रांच के जो खर्चे हैं ना, वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर होंगे। क्या बोला मैंने? अगर मुझे ब्रांच का यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो आई एम गोइंग टू मेक ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दिस मेथड। तो जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं अल्टीमेटली ब्रांच यहां पर ट्रांसफर होंगे, अल्टीमेटली तो यही ट्रांसफर होंगे ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग सेपरेटली ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है, आप एक काम करके चल सकते हो, यहां पर सीधा क्या लिख सकते हो? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गया? तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करा जा सकता है और ब्रांच डेटर को क्रेडिट कर सकते हो जब बैड डेट राइट ऑफ करे गए हैं, डिस्काउंट अलाउड करा गया। तो सर दोनों एंट्रीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से चल पड़ना। अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बोल देता है तो तुम ब्रांच एक्सपेंसेस ओपन कर दो और फिर ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना। अगर क्वेश्चन में तुमको कहता ही सिर्फ ब्रांच पी एंड एल, एक्सपेंसेस बोलता ही नहीं है, तो तुम ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच डेटर कर सकते हो। क्लियर हुआ? सर अगला क्या आ गया? अगर ब्रांच के खर्चे हैं और ब्रांच नहीं पे करे हैं। सर ब्रांच के खर्चे और ब्रांच नहीं पे करे तो सर खर्चा जब ब्रांच का है तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए और सर कैश जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन सर ब्रांच ने पे करा तो ब्रांच का कैश कम होगा। सिंपल सर, एक्सपेंसेस पे करे एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस टू कैश है बैंक। अब ब्रांच का खर्चा है तो ब्रांच एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेमेंट भी ब्रांच ने करी है तो ब्रांच का कैश कम होगा तो ब्रांच एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा। सर ब्रांच का एक्सपेंस है, पे करा है कैश में लेकिन हेड ऑफिस में। सर अब क्या एंट्री होगी? सर खर्चा ब्रांच का है तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए, लेकिन पैसा गया किसका? हेड ऑफिस का। तो कैश हेड ऑफिस का कम होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे ब्रांच वर्ड साफ नहीं लिखा हुआ। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बड़ा लॉजिकल है। खर्चा ब्रांच का है तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट करा, लेकिन पेमेंट इस बार ब्रांच ने ना करके हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या हो गया सर? डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलोगे ऑन ब्रांच प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन भी तो एक खर्चा ही है ना सर। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या कर दें सर? ब्रांच प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि ब्रांच की फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी। ऑल्टरनेटिवली इस ब्रांच एक्सपेंसेस की जगह मैं क्या कर दूंगा? ब्रांच पीपी। मतलब सर मैं ये नहीं कर रहा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा नो सर। मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन भी चलो आ जाएगा तब भी उससे खत्म होना है, और ब्रांच की डेप्रिसिएशन है अल्टीमेटली वो क्या है? ब्रांच का खर्चा है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट या ब्रांच पी एंड एल डेबिट। बोलो क्लियर है? अच्छा, डेटर्स ने गुड्स वापस करे हैं सर ब्रांच को, तो अब क्या होगा? सर ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा और ब्रांच के डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये भी क्लियर होता है सभी को? डेटर्स ने अगर गुड्स वापस करे तो स्टॉक दोबारा से बढ़ेगा ना सर, और ब्रांच के डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अच्छा, डेटर ने क्या करा? डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स वापस करती है सर। तो हेड ऑफिस को अगर गुड्स वापस करे डायरेक्टली, जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे तो गुड्स एंड टू ब्रांच क्रेडिट किया था। अब गुड्स एंड टू ब्रांच क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्रांच के डेटर्स, क्योंकि ब्रांच के डेटर्स कम होंगे। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो? दो एंट्रियां पास कर सकते हो कि जैसे ये जो रिटर्न हुई है वो किससे हुई है? पहले क्या कर दोगे? ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर। पहले क्या करा? ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स। फिर उसके बाद मान लेंगे कि ये स्टॉक जो है वो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दे दिया, तो गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। अल्टीमेटली अगर आप नेट ऑफ करोगे तो ब्रांच स्टॉक कट जाएगा, तो गुड्स एंड टू ब्रांच डेटर्स। तो इस वजह से डायरेक्ट एंट्री यही पास कर देते हैं। अच्छा, अब ब्रांच के कुछ खर्चे हैं, अब ब्रांच के खर्चों को ट्रांसफर करोगे। सर ब्रांच के खर्चे देखो कौन से हो सकते हैं सर? कुछ खर्चे डायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ खर्चे इनडायरेक्ट हो सकते हैं। और मैंने तुमको ना अभी बोला था, ठीक है, मैंने तुमको ना अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। तो जो डायरेक्ट खर्चा है, फिर मुझे बताओ कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? क्या उसी अकाउंट में जाना चाहिए? एडजस्टमेंट ठीक अकाउंट। है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस किसके लिए हो जाएगा? जो डायरेक्ट वाले खर्चे हैं। अच्छा सर, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगर ब्रांच का क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे हैं, तो इनडायरेक्ट खर्चे कहां जाते हैं? ब्रांच पी एंड एल में। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस एंट्री हो जाएगी बेटा। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई सर? क्या यहां तक बेटा जितनी एंट्रीज करी गई क्लियर है? Yes, sir. यस यस। चलो सर, अगली एंट्री थोड़ा सा अब तक कम टेस्टिंग करी गई है। वो एंट्री किस चीज के लिए है? ठीक है, वो एंट्री जो है
चले भाई, वो एंट्री है सर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, थोड़ा सा कम टेस्ट करी जाती है, लेकिन चलो मुझे बस इतना बताओ, लॉस ऑफ स्टॉक की जनरल एंट्री क्या करते हो? सर आप करते हो लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। सर सीधी बात है, लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और ब्रांच का स्टॉक उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करोगे, और शॉर्टेज लॉस बाय थेफ्ट या फायर डेबिट होगा, किस प्राइस के ऊपर, इनवॉइस प्राइस के ऊपर। बस अब मुझे इतना बताना, क्या इस इनवॉइस प्राइस के दो एलिमेंट्स हैं? सर एक एलिमेंट लोड है और दूसरा एलिमेंट क्या कॉस्ट है? क्या एक एलिमेंट लोड है और दूसरा एलिमेंट कॉस्ट है? अब मैंने तुमको अभी बताया था कि लोड के लिए क्या कौन सा अकाउंट होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप क्या करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे लोड से, और ब्रांच पी एंड एल डेबिट करोगे कॉस्ट से टू लॉस बाय थेफ्ट। सिंपल सी तुमसे एक जनरल एंट्री पूछता हूँ यार, मैंने बोला लॉस बाय थेफ्ट है, मुझे एंट्री बताओ क्या करोगे? तुम कहते हो सर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या टू ट्रेडिंग अकाउंट, तुम ये करते हो, ठीक है। फिर यस तुम सर। एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, क्या ऐसा करते हो या नहीं करते, बस इतना बता दो, Yes, ठीक है। sir. अब क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर लॉस बाय थेफ्ट यहां पर तुमने आईपी के ऊपर रिकॉर्ड करा, आईपी के ऊपर ही तुम्हारा ब्रांच स्टॉक है, तो ये तो आईपी के ऊपर आएगा। लेकिन सर आईपी के अंदर लोड तो तुमने ऐड करा हुआ है ना, तो जो तुम्हारा अल्टीमेटली नुकसान हुआ है वो तो कॉस्ट कॉस्ट का ही है ना सर। तो ब्रांच पी एंड एल में कितना जाना चाहिए, सिर्फ कॉस्ट एलिमेंट, और लोड जो है यस वो सर। कहाँ हटा के चलोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। लोड जो है कहाँ हटाओगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो लॉजिक के साथ क्लियर हुआ कि ये एंट्री क्यों हो रही है सर? क्या लॉजिक के साथ क्लियर हो गया कि ब्रांच एडजस्टमेंट लोड, ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच स्टॉक। सर अल्टीमेटली जो है, या ये सिंगल एंट्री पास कर दो, या तुमने दो एंट्रीज पास करनी है तो सर दो एंट्रीज पास कर दो। मतलब पहली एंट्री करी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच स्टॉक, फिर करा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पी एंड एल टू लॉस बाय फायर, ठीक है। अब चाहे तुम दो एंट्रीज ये पास कर दो, नहीं तो एक सिंगल एंट्री पास कर दो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स के लिए क्या होगा? सर नॉर्मल लॉस जो होता है वो पी एंड एल में आता है, कभी नहीं आता है ना। सर नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है, जो अनअवॉइडेबल वाला होता है। सर नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है, जो अनअवॉइडेबल वाला होता है। तो वो सीधा कहाँ आ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो नॉर्मल लॉस के लिए क्या करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। सर अगला क्या है, सर देयर कुड बी सर्टेन सरप्लस इन स्टॉक। सर ये एंट्री जनरली जो है एज्यूम नहीं करी जाती अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, और ये अभी तक किसी क्वेश्चन के अंदर टेस्ट नहीं करी गई है। तो अभी के लिए मैं एंट्री छोड़ रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में आएंगी, वी विल सी दैट, ठीक है, डोंट वरी। सर अच्छा, अब रेमिटेंस करी है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, अगर ब्रांच को रेमिटेंस करी तो सर ब्रांच के पास पैसा आएगा, तो ब्रांच कैश या ब्रांच बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हो जाएगा सर, ब्रांच कैश या ब्रांच बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब रेमिटेंस जो है ब्रांच ने अगर हेड ऑफिस को करी है, ठीक है, ब्रांच ने जो है वो क्या करी है, हेड ऑफिस को कुछ रेमिटेंस करी, तो हेड ऑफिस का कैश बढ़ेगा सर, लेकिन ब्रांच का कैश या यस सर। ब्रांच का बैंक कम होगा, तो कैश टू ब्रांच बैंक हो जाएगा, ठीक है, या बैंक टू ब्रांच बैंक हो जाएगा। अच्छा, गुड्स जो है वो कैश कस्टमर ने डायरेक्टली रिटर्न करे हेड ऑफिस को, ठीक है। सर अगर आप डेटर मेथड को याद करो तब क्या एंट्री करते थे, तब भी कुछ यही करते थे, गुड सेंड टू ब्रांच टू कैश या बैंक। सर आज भी वही एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हेड ऑफिस का कैश या बैंक जाएगा। अच्छा सर, अब ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, सर उसके ऊपर कुछ ट्रेडिंग सरप्लस हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि गुड्स आप हायर प्राइस के ऊपर बेच रहे हो इनवॉइस प्राइस के। सर लॉजिकली बात करना, तुम जब ब्रांच स्टॉक की तुमने जितनी एंट्रियां करी, तुमने मैक्सिमम एंट्रियां ब्रांच स्टॉक की आईपी के ऊपर करी थी, या मैं ऐसा बोलूं जब गुड्स मिले थे तो आपने बोला था ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, रिटर्न हुए थे तो आपने कहा था गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। लेकिन जब सेल करी थी तो तुमने एंट्री करी थी ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। जब क्रेडिट सेल करी थी तो तुमने एंट्री करी थी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। सर आपने ये एंट्री तो आईपी के ऊपर करी थी, ये एंट्री भी आईपी के ऊपर करी थी, लेकिन क्या आपने ये दो एंट्री जो है क्या वो सेल वैल्यू के ऊपर करी थी, जो एक्चुअल सेल प्रोसीड थी? यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट से मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट से मुझे कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, कौन सा प्रॉफिट? सर जितनी मेरी सेल प्राइस ज्यादा है ओवर द इनवॉइस प्राइस, है ना, तो सर जो ये डिफरेंस है, लोड क्या वैल्यू। मेरा
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाना चाहिए तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा इसको, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर। सर अगली चीज क्या आ जाती है सर? अब सर अगर डेटर्स ने डायरेक्टली गुड्स वापस करे हेड ऑफिस को, और गुड्स अगर बेचे गए थे मोर देन इनवॉइस प्राइस, सर तब क्या करोगे? सर सीधी सी बात है सर, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर वो भी तो फिर किस पे होगा? सेलिंग प्राइस पे हुआ होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर एक तो आईपी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हटाना चाहिए, और वो कैसे हटा दूंगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, और गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या लिख देंगे? आईपी। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि गुड्स सेंड टू ब्रांच तो आईपी के ऊपर ही होता है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ जाएगा आईपी। जो ओवर एंड अबव आईपी होगा वो कहां चला जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्रांच स्टॉक। ऑल्टरनेटिवली एक सिंगल एंट्री पास करूंगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच डेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्ड करने के लिए जो भी डिफरेंस है इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी डिफरेंस है इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में, अगर लेस प्राइस के ऊपर बेचे गए हैं देन इनवॉइस प्राइस, विच विल यूजुअली नॉट हैपन। आप कभी लेस प्राइस के ऊपर नहीं बेचते हो, लेकिन चलो अगर बेचे हैं तो तब क्या करेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट तुमने बनाया होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर अगर मान लो कम प्राइस के ऊपर बेचा हुआ यानी लॉस के ऊपर बेच दिया, तो यहां पर आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक हो जाएगा। अच्छा सर, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर अगर कोई लोड था इंक्लूडिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, तो उसको कैसे हटाएंगे सर? पहले क्या कर रहे थे मुझे बताना? सर स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच, लेकिन सर अब तो लोड हटाने के लिए अलग अकाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट, तब हो जाएगा स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो लोड होता था वो हटाने के लिए क्या करते थे? ब्रांच टू स्टॉक रिजर्व। अब क्या हो जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा सर, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच होते थे उसके ऊपर लोड हटाने के लिए क्या करते थे? सर गुड्स सेंड टू ब्रांच, और रिटर्न वाले के ऊपर क्या करते थे? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर आप ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग एंट्री पास करो, ठीक है, लेकिन इस बार ब्रांच की जगह बस क्या आने वाला है? ब्रांच एडजस्टमेंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? जो गुड्स आपने ब्रांच को भेजे, सर उसमें से रिटर्न वाले माइनस कर दो, जो नेट फिगर आएगा सीधा उसके ऊपर जो लोड है वो हटाओ, गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। क्लियर है? सर अब ब्रांच एडजस्टमेंट को आप क्लोज करोगे तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बताओ कहां ट्रांसफर करते हो? पीएनएल के अंदर। तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। और जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहां ट्रांसफर होगा? जनरल पीएनएल के अंदर। ब्रांच पीएनएल टू जनरल पीएनएल। आपने वहां भी तो करा था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल, अब ब्रांच पीएनएल टू जनरल पीएनएल हो जाएगा। अच्छा, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे सर? सेम हरकत जो पहले करी थी, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज टू ट्रेडिंग। अगर ट्रेडर है तो परचेज अकाउंट, मैन्युफैक्चर है तो ट्रेडिंग अकाउंट। सर खत्म हो गया सर। ठीक है, दिस इज ओवर। ठीक है, यही था आपका बेटा मेथड। मुझे बताओ क्या समझ में आया सभी को? Yes. चलिए बेटा, अब हम स्टॉक और डेटर मेथड से क्वेश्चन करेंगे, वही इलुस्ट्रेशन नंबर 3 भी। ठीक है, आप लोग मेरी मदद करते रहेंगे, एंट्री आप लोग सोचेंगे और बोलेंगे। सर अगर मेरे को स्टॉक और डेटर मेथड फॉलो करके चलना है यानी मल्टीपल अकाउंट्स बनेंगे, सर मेरे पास ब्रांच का स्टॉक का बैलेंस अवेलेबल है, डेटर का बैलेंस अवेलेबल है, कैश का बैलेंस अवेलेबल है, तो सर मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना लूं, ब्रांच डेटर अकाउंट बना लूं और ब्रांच कैश अकाउंट तो बना ही लूं। सर उसके अलावा मेरा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये तो बनेगा ही बनेगा ऑन द बेयर मिनिमम साइड। और क्योंकि कुछ खर्चे भी हैं तो ब्रांच का एक्सपेंसेस अकाउंट भी मैं बना के चलूं, चलेगा? ठीक है सर, Yes, sir. मेरे पास स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपए, कॉस्ट के ऊपर है। सर मैं क्या करके चलूं? क्योंकि लोड वाली बात है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाऊंगा। सर ब्रांच स्टॉक के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाना चाहिए 25,000 प्लस 20% यानी 30,000 रुपए। ये लो सर, ब्रांच स्टॉक के अंदर आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 प्लस 20%, 30,000 रुपए। सर साथ के साथ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट 5,000 रुपए। पहला क्लियर हो गया? मैं नंबर डाल देता हूँ जैसे जैसे मैंने प्रोसीड करा क्वेश्चन। क्लियर हुआ? सर मेरे को Yes, ब्रांच sir. का
डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता है सर। डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो है वो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर मुझे कैश का ओपनिंग बैलेंस बचा है, मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है सर, अगला आ जाओ। अब ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू करिए। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख। सर 2 लाख में 20% ऐड करता हूँ, 240। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर आया टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 240। ठीक है, सेम को पोस्ट करा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के अंदर। ये लो सर, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ गया ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हो गया सर। सर अगली एंट्री बोलना, अगली ट्रांजेक्शन क्या थी सर? सर गुड्स रिसीव बाय द ब्रांच टिल 31 दिसंबर इज 220। यानी 20 का क्या हो गया था, जीआईटी हो गया था, उसको मैं भी डील कर लूंगा, उसको एक बार छोड़ दो। सर क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर एट इनवॉइस प्राइस इज 165। सर क्रेडिट सेल्स है, ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स करी, सर एंट्री होनी चाहिए ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, ब्रांच डेटर में आया टू ब्रांच स्टॉक 165। ठीक है, और ब्रांच स्टॉक के अंदर आ गया, ठीक है, बाय ब्रांच डेटर बाय ब्रांच 165। सर कैश सेल्स करी थी कितने की सर? 50 की, 59 की। 59,000। सर ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। सर ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। सर ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। हो गया सर, क्लियर है? सर अगला क्या यस था, सर। एक्सपेंसेस कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। ये लो सर, कैश अकाउंट के अंदर आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। डन सर। सर इसके बाद क्या हुआ कि हेड ऑफिस ने कुछ रेमिटेंस करी थी, एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे करे। तो एंट्री होनी चाहिए ब्रांच एक्सपेंसेस टू बैंक। ये लो सर, ब्रांच एक्सपेंसेस टू बैंक आ गया 12,000। हो गया सर, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है? सर यस सर। बैड डेट Yes, रिटर्न sir. ऑफ। सर बैड डेट की जगह अगर मैं ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर कर दूं चलेगा? तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर। सर ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर आ गया ब्रांच एक्सपेंसेस या ब्रांच पी एंड एल, एक ही बात है। ठीक है, ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच डेटर 750। ब्रांच पी एंड एल के अंदर आ गया टू ब्रांच डेटर 750। क्लियर है? अच्छा सर, जो गुड सेंट टू ब्रांच थे ना, उसके अंदर लोड था, इस लोड को हटाएंगे तो एंट्री करूंगा ब्रांच एडजस्टमेंट, सॉरी गुड सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। गुड सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000 रुपए। आ गया सर, क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, क्लोजिंग यस बैलेंस सर। लिखने हैं। सर स्टॉक का बैलेंस है 28, नहीं सर 28 नहीं है, 28 प्लस जीआईटी 48 है। ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक इन हैंड जीआईटी 28 एंड 20 टोटल हो गया 48। लेकिन सर ये आईपी के ऊपर है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व, ये लो सर, ये आ गया 8,000। 8,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े। सर ब्रांच डेटर का बैलेंस 26,000 रुपए। सर ब्रांच डेटर के अकाउंट में गया, बैलेंस कैरी डाउन 26,000 रुपए। ठीक है, सर ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन 2500 रुपए। सर अब मुझे बस अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए मैंने उठा लिया ग्रीन पेन। चलो सर, सबसे पहले मैं डेटर अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। सर डेटर के अंदर ओपनिंग बैलेंस है, जितना बेचा वो आ गया, बैड डेट आ गए, क्लोजिंग आ गया। यानी जो भी यहाँ डिफरेंस आ रहा है वो मुझे पैसा मिला होगा। पैसा मिला होगा तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर एंट्री। यस सर। क्या ये क्लियर होती है? क्या ये यस क्लियर सर। होता है? अब ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर है तो वो यहां पर आ जाएगा, ब्रांच यस कैश टू सर। ब्रांच डेटर है, यहाँ आ जाएगा। अब तुम कैश अकाउंट को जब क्लोज करने की कोशिश करते हो ना, तो कैश अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपए का। और याद करो, जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि सर कुछ खर्चा ऐसा है जो हेड ऑफिस देता है और कुछ खर्चा ऐसा है जो ब्रांच मीट करती है। तो ये 10,000 का खर्चा जो है सर वो ब्रांच ने मीट कर रहा है, तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच कैश 10,000। ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच कैश 10,000, बोलो हो गया क्लियर? ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आ गया टू ब्रांच कैश। अच्छा सर, मैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को अगर क्लोज करके चलूं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे क्लोज होता है? सर ब्रांच एक्सपेंसेस को आप ट्रांसफर करते हो या तो ब्रांच एडजस्टमेंट में या ब्रांच पी एंड एल के अंदर, क्योंकि सर ये खर्चे सारे के सारे इंडायरेक्ट वाली हैं, तो सारा ब्रांच पी एंड एल के अंदर जाएगा। तो ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच एक्सपेंसेस 22,000 आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर सर। अब मैं यहाँ पर आ जाऊं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर। सर स्टॉक अकाउंट के अंदर मेरा डेबिट साइड में कुछ डिफरेंस आ रहा है। सर वो डिफरेंस और कुछ नहीं, ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर जाएगा, प्रॉफिट है। यस सर। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर 2,000 ट्रांसफर कर दिया,
तो सर जो मेरे पास नेट रिजल्ट आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर करूंगा, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच पी एंड एल। ब्रांच पी एंड एल में गया, वहां जाकर लिख दिया 39,000। जो नेट रिजल्ट आया वो नेट प्रॉफिट है, ट्रांसफर होगा जनरल पी एंड एल में 16,250। चेक कर लो क्या यही था, 16,250 ही था। Yes, sir. सर गुड्स एंड टू ब्रांच को क्लोज करूंगा, गुड्स एंड टू ब्रांच को क्लोज करने के लिए क्या है, लिखा हुआ है कहीं मैन्युफैक्चरिंग है नहीं ना, तो कहां चला जाएगा, टू परचेजेस। खत्म हो गया सर। क्या मुश्किल था? No, sir. एंट्री सोचते जाओ और उसका एक एक करके इम्पैक्ट दिखाते रहो। ठीक है, हो गया सर। बस इतना था स्टॉक और डेटर मेथड। तो स्टॉक और डेटर मेथड से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, डन है। ठीक है जी, अगले मेथड पे जा सकता हूँ सर मैं? Yes, sir. चलो सर। सर अगला मेथड कौन सा पता है क्या है? अरे फेवरेट, फाइनल अकाउंट्स मेथड। ट्रेडिंग पी बनाना आता है तुमको? ट्रेडिंग पी बनाना आता है ना सर, बचपन से बना रहे हैं सर। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय क्लोजिंग, बाय सेल्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, आता है ना? Yes, बस sir. अगर तुमको फाइनल अकाउंट्स बनाना आता है तो तुमको ये मेथड आता है। सर इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आप ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बना के चलते हो हर एक ब्रांच के लिए, कि जैसे वो एक सेपरेट एंटिटी ही है। ठीक है, कि वो अपने आप में एक अलग एंटिटी। ये मेथड इजी है प्रिपेयर करना और समझना बड़ा इजी है। इस मेथड के अंदर ट्रांजैक्शन जो बाकी मेथड्स के अंदर आप इग्नोर करके चलते हो, यहां पर आप कंसीडर करते हो, जैसे क्रेडिट सेल्स हो गया, आप उसको क्या करते हो, डेटर मेथड में इग्नोर कर देते हो, यहां इग्नोर नहीं करेंगे। सर जो भी आइटम्स ट्रेडिंग और पी एंड एल की है, अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर गिवन है तो वैसे आपको उसको किस पे लाना चाहिए, कॉस्ट पे लाना चाहिए। लेकिन सर आपके इंस्टीट्यूट में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन वो उसको इनवॉइस पे सॉल्व कर रहे हैं। सर ब्रांच ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट जो है वो सिर्फ एक मेमोरेंडम अकाउंट है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है ये पता करना कि इसी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। आ जाएंगे सीधा आईसीआई के क्वेश्चन के ऊपर। ये लो सर, ये आ गया इलुस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ये आ गया इलुस्ट्रेशन नंबर 5। आपको क्या करना है सर इस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या पूछा, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच। रुक जाओ, इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें कोई और क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ चलो, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। इलुस्ट्रेशन नंबर 2, ब्रांच ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाना है टू प्रूव दैट द रिजल्ट आर डिस्क्लोज बाय द ब्रांच अकाउंट। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 हमने पहले भी करा था कॉस्ट वाला। चलो किस तरीके से करोगे? सर ब्रांच का ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है। सर ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है 7,000 पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा सर 7,000 रुपीज। चेक करो, टू ओपनिंग स्टॉक 7,000, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, टू ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, 7,000 हो गया सर। क्लियर है? सर गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। सर गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस एक वे में परचेज हो गई ब्रांच के लिए, और जो रिटर्न हो गया वो परचेज रिटर्न की तरह हो गया, यस और नो? तो क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिखूं टू गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, माइनस रिटर्न 1,000, तो 25,000 पे आ जाएगा। चेक करो, तो गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस 25,000 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आइटम क्या थी, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। क्या करोगे, क्रेडिट साइड में आओगे, वहां जाके लिख दो बाय सेल्स 17,500 और 28,400, कैश और क्रेडिट दोनों लिख दो, कैश और क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ रिटर्न भी गिवन थी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500। तो जो 500 की रिटर्न है वो क्या करोगे, माइनस करोगे। ये लो सर 500 की रिटर्न माइनस कर दी, 45,400 आ गया। सर क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 6,500 का, लिख दिया सर। सर जो भी डिफरेंस आया वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेकर आया मैं। अब जो जो खर्चे गिवन है लिखना शुरू कर दो सर। सर अलाउंसेस टू कस्टमर पी एंड एल के डेबिट में, डिस्काउंट टू कस्टमर पी एंड एल डेबिट में, बैड डेट्स पी एंड एल डेबिट में, सैलरी वेजेस पी एंड एल डेबिट, रेंट रेट पी एंड एल डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट। ठीक है, उसके अलावा पैटी कैश पे ध्यान देना। सर ओपनिंग पैटी कैश बैलेंस था 200 का, क्लोजिंग पैटी कैश बैलेंस है 100 का। सर दोनों का जो डिफरेंस है 100 रुपए, यानी वो पैटी कैश का खर्चा रहा होगा, तो ये 100 रुपए भी क्या जाएगा, खर्चे के अंदर जाएगा। क्लियर हो गया? आ जाओ जरा।
देखो, अलाउंसेस 200, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सैलरी वेजेस, रेंट रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस, ये भूल जाते हैं बच्चे। क्या आ गया? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल 9400। आप इसी क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी करते, 9400 ही आना था। हो गया सर? सर ये है फाइनल अकाउंट्स मेथड। क्या मुश्किल है सर? देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन अपने सामने रख लो। ठीक है, स्टडी मैट ओपन कर लो, क्वेश्चन सामने रख लो, एक बार देख लो, कोई डाउट है पूछ लो यार। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, चलिए बेटा। सो आज यहीं तक ब्रांच अकाउंटिंग। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग रिवीजन। इन नेक्स्ट सेशन में बेटा हम इस ब्रांच अकाउंटिंग को खत्म कर देंगे। जितना टाइम हमने आज लगाया है उतना ही टाइम हमें और चाहिए, और हमारा ब्रांच अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.